ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच आज फिर जुबानी टकराव हुआ। इस टकराव से चुनावी मुद्दों की पिच पर कैसा रणनीतिक टर्न दिखा है, इसका विश्लेषण आज हम करेंगे। यूपी के महोबा में 65 लाख रुपए से बनी पानी की टंकी पहली टेस्टिंग में ही टपकने लगी। पानी की इस टंकी पर शुरू हुई करप्शन वाली फाइट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के धार से नसबंदी घोटाला सामने आया है। इस घोटाले ने मोहन राज के हेल्थ सिस्टम की कैसे पोल खोल दी है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, धोया नहीं निचोड़ दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात योगी अखिलेश की चुनावी रणनीति में आए एक बड़े टर्निंग पॉइंट की करते हैं। ये टर्निंग पॉइंट योगी अखिलेश के बीच अब लगभग हर दिन दिख रहे जुबानी टकराव के बाद सामने आया है। सोमवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 और एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर योगी सरकार को घेरा। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बोलते हुए समाजवादी पार्टी सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला किया। योगी अखिलेश की इसी टक्कर से संकेत मिल रहे हैं कि 2027 की चुनावी पिच पर अब एक बड़ा टर्न होने जा रहा है। जैसे पहला टर्न ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कोर हिंदुत्व की पिच से थोड़ा सा हटकर अब कानून व्यवस्था की पिच पर ज्यादा आक्रामक होकर बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद के बहाने जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी सरकार को अब तक घेरा है, उसने कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब 27 की चुनावी बाजी को देखते हुए विपक्ष के खिलाफ कानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाना बीजेपी के लिए बीते 2 चुनाव में काफी कारगर रहा है। तीसरा, सीएम योगी आदित्यनाथ इसलिए भी हिंदुत्व के मुद्दे से पहले लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए के साथ हिंदुत्व वाले प्रयोग का दांव चल रहा है, जिससे सीएम योगी को कहीं ना कहीं हिंदू वोटों के बिखराव का डर सता रहा है। इस टर्निंग पॉइंट पर कैसे योगी अखिलेश के बीच जुबानी हमलों की चिंगारियां उठी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था? अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई आक्रांताओं को महिमामंडन करता है, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 2027 की चुनावी पिच पर कई ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। अखिलेश यादव अपना फोकस शंकराचार्य विवाद और हिंदुत्व के प्रतीकों की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीति को हिंदुत्व से ज्यादा कानून व्यवस्था की पिच पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि शंकराचार्य विवाद ने कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को बैकफुट पर धकेला है। सोमवार को एक बार फिर अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के अपमान की बात कहकर योगी सरकार को टारगेट किया। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सरकार की कानून व्यवस्था को अखिलेश यादव की रणनीति के खिलाफ मुद्दा बनाया। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी के एजेंडे में अचानक हिंदुत्व की बजाय कानून व्यवस्था टॉप पर ट्रेंड क्यों कर रही है। दरअसल इसकी वजह अखिलेश यादव का हिंदुत्व प्रयोग है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के राम मंदिर और हिंदुत्व काट की काट है। अखिलेश यादव के हिंदुत्व प्रयोग का एक प्रतीक केदारेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका वीडियो उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन सोशल मीडिया पर शेयर कर बड़ा संकेत दिया है। अखिलेश यादव हमला कर रहे हैं कि बीजेपी बेवजह के मुद्दों पर प्रदेश की जनता को उलझा रही है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र तो राम मंदिर
माघ मेला और हिंदू त्योहारों का करते हैं, लेकिन आखिर में लॉ एंड ऑर्डर की पिच पर ही समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं कि आप बुनियादी सवाल ना उठा पाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, अमेरिका से जो डील हुई, रुपया कितना गिरता चला जा रहा है, सोने की कीमत कहां पहुंच रही है। उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, जब मैं उत्सव प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उसकी पहचान दीपोत्सव से होती है। आज उसकी पहचान देव दीपावली से होती है। योगी अखिलेश की जुबानी टक्कर में एक मुद्दा तेजी से जगह बनाता नजर आ रहा है। ये मुद्दा है वंदे मातरम के नए नियमों पर शुरू हुए सियासी संग्राम का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था, कि वो मुखबरी में व्यस्त थे उस समय। फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि जाति धर्म की पिच पर सीएम योगी को अखिलेश यादव की रणनीति से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था की पिच पर जाकर घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस पिच पर अखिलेश यादव का दांव कमजोर रहा है। इधर अखिलेश यादव को सीएम योगी की कानून व्यवस्था वाली चुनावी रणनीति का अंदाजा हो गया है। यही वजह है कि उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर की पिच पर जाकर सीएम योगी पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने एसपी राज को गुंडा माफिया राज कहा तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी के खिलाफ बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को उपद्रवी बता दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई। आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं। इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। पूजनीय शंकराचार्य यहाँ तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में गुंडई भाषा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यही हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब हैं। इस जुबानी टकराव के बीच आज अखिलेश यादव ने अपने कागज दिखाकर योगी सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर बड़े आरोप लगाए। अखिलेश यादव का आरोप है कि इस फॉर्म के बहाने प्रदेश में यादव और मुस्लिम समेत पीडीए के वोट काटने की बड़ी साजिश हो रही है। अखिलेश यादव अपने साथ कुछ दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आए थे। इन दस्तावेजों के हवाले से अखिलेश यादव ने वोटों की डकैती का बड़ा आरोप लगाया। फॉर्म 7 को सामंतवाद से जोड़ दिया। वहीं अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। बीजेपी के लोग प्रशासन की मदद से पीडीए वर्ग के लोगों के वोट कटवा रहे हैं। बीजेपी के लोग फॉर्म 7 अभी भी नहीं मान रहे, कटवा रहे हैं। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए। नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। तो अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 सीरीज के आरोपों का दूसरा एपिसोड इस तरह रिलीज किया। इसके जरिए अखिलेश यादव एक बार फिर अपने जाति वाले पीडीए दांव की जमीन मजबूत करते नजर आए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव को टारगेट किया जा रहा है। तो डेटा उन्हीं का है, डेटा गलत कैसे बोलेगा? डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट और टारगेटेड डकैती है। एसआईआर की कार्रवाई में 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एसआईआर के बाद भी यूपी की चुनावी लिस्ट में गड़बड़ी है? क्या चुनाव आयोग एसआईआर में उजागर हो रही कमियों को दूर करने में नाकाम हो रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है
या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है उससे। फिलहाल यूपी में एसआईआर के खिलाफ नेक्स्ट फेज की लड़ाई का टीजर मंगलवार को रिलीज होगा, जब समाजवादी पार्टी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल यूपी निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपने जाएगा। यानी एसआईआर पर एक बार फिर यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ने वाला है। हमारी दूसरी खबर भी यूपी से है, जिसके केंद्र में एक पानी की टंकी है जो पहली ही टेस्टिंग में भ्रष्टाचार का बोझ नहीं सह पाई। यूपी के महोबा के जैतपुर ब्लॉक के नगारा डांग गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई गई। इस टंकी को बनाने में 65 लाख रुपए का खर्च आया, लेकिन पहली बार जब टंकी की टेस्टिंग के लिए इसमें पानी भरा गया, इसमें दरारें आ गई। यह उसी टंकी की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टंकी न होकर कोई फव्वारा हो। जल जीवन मिशन की इस टंकी से महोबा के कई गांवों के लोगों की प्यास बुझनी थी, लेकिन इसकी हालत देखकर कहा जा सकता है कि 65 लाख रुपए पानी में चले गए। अब सवाल यहाँ यह है कि क्या टंकी को बनाते समय भ्रष्टाचार का सीमेंट लगाया गया? गांव वालों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ठेकेदार या अधिकारियों पर कार्रवाई करके फिर से पल्ला झाड़ लिया जाएगा? सवाल तो यह भी है कि महोबा जिले में 900 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना का काम हो रहा है। क्या योजना का पैसा लूटा जा रहा है? पहली टेस्टिंग में ही टंकी में दरार आने से साफ है कि अधिकारी, ठेकेदार सब ने मिलकर बड़ा खेल किया है। ग्रामीण भी यही आरोप लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को विस्तार देंगे। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। और इसी के साथ बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की बात एकदम सही साबित हुई। टंकी से सच में ही पानी रिस रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ही इस टंकी का निर्माण हुआ, लेकिन ठेकेदार ने टंकी बनाते बनाते फव्वारा बना डाला। बनाने वाले ठेकेदार ने पानी भरने से पहले इस पे भ्रष्टाचार का इतना सीमेंट मिला दिया कि पहली बार में ही टंकी मुंह खोलकर खड़ी हो गई। घर घर जल पहुंचाने के लिए बनाई गई टंकी बीचों बीच फट चुकी है। ये मामला है ग्राम पंचायत नगारा डांग, थाना अजनर, विकासखंड जैतपुर, जनपद महोबा का। इसमें ठेकेदार की घोर लापरवाही है। टंकी निर्माण करते समय मैंने उनसे कहा था बालू में मिट्टी लग रही है, सरिया ठेकेदार द्वारा बेच दिए गए हैं चोरी चोरी, रातों रात सीमेंट भी बेचा गया। दरअसल महोबा जिले में करीब 900 करोड़ की लागत से जल जीवन मिशन योजना का काम हो रहा है। पहले योजना 2024 में पूरी होनी थी, लेकिन अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कई गाँव में पानी के पाइप तो डाल दिए गए, लेकिन पानी नहीं पहुँचा है। कई गांवों में पाइपलाइन डालते समय खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी नहीं हुई है। महोबा की ये टंकी भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिस पर पूरे 65 लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन पानी भरते ही 65 मिनट भी ये टंकी टिक नहीं पाई। अब ग्रामीण कह रहे हैं कि ठेकेदार ने इस पे भ्रष्टाचार किया है। टंकी के ऐसा होगा मामला के एक तो उसमें पानी मटेरियल सही नहीं लगो, काम भी सही नहीं हुआ, तो बात तो लीक हुए और फिर पानी है जो सब कहूँ आ नहीं होगा पानी में पूरे गांव में भाव चाहिए होगा। ग्रामीण से लेकर ग्राम प्रधान तक सवाल उठा रहे हैं कि ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए जिनकी देखरेख में ये काम हुआ, जिस पर अखिलेश यादव ने भी कहा कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जा रही है। भ्रष्टाचार के भार से वो टंकी नहीं टिक पाई, सह नहीं पाए वजन भ्रष्टाचार का, गिर पड़ी। और महोबा के से जो पाइपलाइन बिछी है भ्रष्टाचार की, वो लखनऊ जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की बदहाली को लेकर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के ही लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी जल शक्ति मंत्रालय के लोगों से मिलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आप लोगों की शिकायत बहुत आ रही है, क्या है पानी वानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? प्रधानों से जो ठेकेदार लोग साइन करा लेते हैं कि घर घर तक पहुंच रहा है, पानी पहुंच नहीं रहा। अभी चलो समीक्षा करेंगे। गर्मी आने वाली है, उससे पहले जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों तक पानी सप्लाई होना चाहिए था, लेकिन लगता नहीं ऐसा होगा। तभी तो सदन में कुंडा से विधायक राजा भैया ने भी इस मुद्दे को उठाया।
लेकिन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सिर्फ मुस्कुराते रहे। जो जल शक्ति की सड़कें क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से दिखवा लिया जाए। और आधे से अधिक टंकियां अभी चल नहीं चलती, तो जो बन के तैयार उनको आपको विशेष ध्यान देकर के उनको चलाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। कहीं पाइप नहीं डली है, कहीं पाइप डल गई है तो पानी नहीं आया है, कहीं टंकी जवाब दे रही है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हावी है और जनता का गला बिन पानी सूख रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच गर्मागर्म बहस हुई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। ब्रजभूषण राजपूत ने आरोप लगाया था कि जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे काम में भ्रष्टाचार और लापरवाही हो रही है। विधायक ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाए थे कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोदकर छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। अब सवाल यह है कि जिस जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में उसकी हकीकत क्या है? तो इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़े आपके लिए देखना जरूरी है। आंकड़े क्या बताते हैं, अब जरा ये भी समझ लीजिए। जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई परियोजनाओं में अनियमितताओं और घटिया काम की गुणवत्ता को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 17,036 शिकायतें मिली। शिकायतों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 84% है, यानी 17,036 शिकायतों में से करीब 14,310 शिकायतें सिर्फ उत्तर प्रदेश से आई हैं। इस पर यूपी सरकार ने बताया कि अलग अलग माध्यमों से मिली 14,264 शिकायतों की जांच शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। और ये जो जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे हैं, आप किसी गांव, किसी मजरे में चले जाइए जहां पर इसमें भ्रष्टाचार ना हुआ। देखिए, जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार करता है। अब टंकी गिर गई, चालू होते ही दरारें पैदा कर दी, सबको जेल जाना चाहिए और सभी सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया। हर जगह टंकियों की यही समस्या है, पानी की यही समस्या है, क्योंकि 80% से ज्यादा पैसा यहाँ पर बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े उद्योगपतियों के जेब में पहुँच गया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास पे और जल निगम की योजनाओं पर ध्यान दिए हुए, जहाँ जहाँ पर कुछ छोटी बड़ी कमियां नजर आएगी, सरकार उसको दुरुस्त करा के जनता के उपयोग के लिए खोले। टंकी में भ्रष्टाचार यूपी में सिस्टम की पोल खोल रहा है, जो जगह जगह आंखें बंद करके बैठा है। सिस्टम की नालायकी की कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां एक चलती कार पर पोल बोर्ड गिर गया। इस पोल बोर्ड के गिरने से कार सवार समाजवादी पार्टी के नेता लाल बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मी फरार हो गए। दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां दलेलगढ़ गांव में पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ मंदिर आया था। बच्चे की मां जैसे ही मंदिर के अंदर चली गई, बच्चा मंदिर के बाहर बने गहरे गड्ढे में गिरा। तीसरी तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जहां एक फर्जी डॉक्टर और उसके सहायक ने एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया, जिससे महिला की मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और फर्जी अस्पताल को सील कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते आगे, हमारी तीसरी खबर भी लापरवाह सरकारी सिस्टम से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के मोहनराज का हेल्थ सिस्टम फर्श पर लेटा नजर आ रहा है। एमपी के धार में स्वास्थ्य विभाग ने 180 लाडली बहनों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया। एक डॉक्टर ने 180 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने औसत हर 2 मिनट में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। लापरवाही की हद देखिए। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटा दिया गया। महिलाएं दर्द से करहाती रहीं और आला अधिकारी अपने गुनाह पर पर्दा डालते नजर आए। एक दिन और 180 महिलाओं का ऑपरेशन, ऐसा लग रहा है जैसे एमपी के डॉक्टर ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड अपने नाम करने निकले थे, जिसके लिए 180 महिलाओं की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। ये सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल है। एक ही दिन में 3 घंटे के अंदर करीब 180 महिलाओं की नसबंदी कर दी गई, यानी हर नसबंदी में सिर्फ 2 मिनट का समय लिया गया।
धार के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आई इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि क्या हालात थे। न स्ट्रेचर थे, न बेड थे। जिन महिलाओं का ऑपरेशन किया गया उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। महिलाएं दर्द से कराह रही थी, लेकिन इससे न स्वास्थ्य विभाग को कोई लेना देना था न डॉक्टरों को। इस स्वास्थ्य केंद्र के मैनेजर सीना चौड़ा कर बता रहे हैं कि उन्हें तो बस 2 मिनट चाहिए। सर, डॉक्टर बड़वाने से बुलवाया है, डॉक्टर राकेश डावर। ये सर्जन है, 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। 180 महिलाओं का ऑपरेशन भी सिर्फ एक डॉक्टर ने किया है। ठीक से एक रोटी खाने के लिए भी इंसान को 3 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन धार के डॉक्टर 2 मिनट में नसबंदी का ऑपरेशन कर देते हैं। इसे कहते हैं लापरवाही की हद, इसे कहते हैं जिंदगी से खिलवाड़। अब आला अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो थे ही नहीं। मैं एक वीसी चल रही थी तो डॉक्टर सब उसी में जुड़े थे। मैडम की वीसी चल रही, मैं भी उसी में जुड़ा था, और एक कैंप में जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनको लगाया है। नसबंदी शिविर 13 फरवरी को लगा था, जिसपे ज्यादातर आदिवासी इलाके की महिलाएं आई थी। अब इस लापरवाही पर एक्शन हो रहा है, जिसके बाद बाग के बीएमओ को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। इसको लेकर के हमने बीएमओ सहित 4 और कैंप प्रभारी और अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अब सवाल ये है कि अगर किसी की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई? एक ही दिन में ऑपरेशन करने की जरूरत क्या थी? सवाल तो ये भी है कि 2 मिनट में कैसे ऑपरेशन हो सकता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।